जोशी जी, ये जो सारा कुछ है, सीन जो है, इसमें क्या ये केवल बंगाल का ही मामला है या बंगाल के अलावा, क्योंकि देखिए 27 तक ले जा रहे हैं स्वाभिमान, वो जो सोमनाथ स्वाभिमान, और 27 में उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा जो रास्ता है केंद्र की सरकार का। तो क्या इसे ऐसे भी हम देख सकते हैं कि क्या कुछ अंदर ही अंदर जितना जो सब इस पे बहुत फोकस्ड हो गई है पूरी की पूरी बीजेपी, पूरे का पहले से भी है, अब और ज्यादा अभी कहीं ध्यान, तो क्या ये आहट माने कि कुछ जो मध्यावधि जैसी तैयारियों को से भी जोड़कर देख सकते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं इसमें समाहित है कि फर्दर हम इसको कर लें कि अगर हमें लगता है सारा कुछ है तो जो बैसाखी हम खुद ही हटा दें, हम ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा करें कि वो हमसे दूर हो जाए और परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए। सब पर आपकी एक राय, फिर मैं जाता हूं इकबाल जी। संजीव जी, जो हमारे राष्ट्रीय सलाहकार, सुरक्षा सलाहकार ने जो अभी प्रवचन दिया, मैं तो प्रवचन ही बोलूंगा, जी जी, वो एक रणनीति के तहत है, एक बहुत ही नपा तुला सोचा समझा उन्होंने प्रवचन दिया है। और वो रणनीति है, जैसा कि अभी हमारे पूर्व पैनलिस्ट ने कहा, कि ध्रुवीकरण और ध्रुवीकरण के माध्यम से अब जो 2026 में जो 3-4 प्रदेशों में जो चुनाव हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल तो उसमें है ही, केरल भी है, कि कैसे जीता जाए, और उसके लिए एक एक नैरेटिव जो है वो तेजी से गढ़ा जाए, उसका एक। मैं यहाँ 2-3 छोटे छोटे सवाल करना चाहूंगा हमारे डोभाल साहब से। डोभाल साहब बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, अपने आप को मानते हैं, और आपने देखा कि पिछले 5-6 महीने में कुछ सीरियल और फिल्में बनी हैं जिसमें इन्हें दिखाया गया है कि पाकिस्तान में जो जासूस रहा सालों, और उसने क्या क्या किया, पाकिस्तान को किस तरह से तबाह किया। मैंने देखे हैं ये सब सीरियल आया है, और एक फिल्म भी आई है, उसमें जबरदस्त हिंसा है, और उसमें मतलब जो यहाँ से जो ये जासूस बनकर के वहां गया और किस तरह से उसने वहां किया, ऑपरेट किया, और पाकिस्तान की सेना को बिल्कुल खत्म किया, या ऐसा बहुत सारा। तो वो पूरा एक नैरेटिव है। फिल्मों में तो पाकिस्तान को हम बार बार जीत लेते हैं, बार बार जीत लेते हैं पाकिस्तान। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि ये मिस्टर डोभाल ने बहुत ही मासूमियत के साथ ये अचानक दे दिया, मैं ऐसा मान के नहीं चलता, पूरी एक रणनीति के तहत दिया गया। अब मैं उनसे 2-3 सवाल करना चाहूंगा छोटे से, बड़ी विनम्रता के साथ। एक तो डोभाल साहब ने कहा कि युवकों को कुर्बानी देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए, युवकों में जोश होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब उनसे छोटा सा सवाल है, उनके 2 सुपुत्र, इसलिए एक ने तो नागरिकता छोड़ दी है भारत की, और एक दोनों विदेशों में हैं, तो सबसे पहले तो वो अपने दोनों सुपुत्रों को बुलाएं कि भैया तुम भारत लौटाओ, तुम्हें इतिहास का प्रतिशोध लेना है। तो चलिए साहब, उनको बुलाए, तब तो समझेंगे कि हाँ आप बड़े ईमानदार हैं, और खाली आप बेचारे गरीब लोगों के बच्चों नौजवानों को उसको नहीं, बल्कि आप खुद भी कुर्बानी को तैयार हैं। तो एक तो उनको ही बुलाना। अब इसे ये भी पूछा जाए कि इतिहास तो भारत का बहुत लंबा रहा है, उसमें शक भी आए, हुन भी आए, मुगल तो बहुत बाद में आए, और सब हमेशा से लड़ाई झगड़ा होता रहा है। तो आपको इतिहास के कौन से काल के प्रतिशोध की बात कर रही है, जरा ये एक स्पष्ट हो जाए। क्या मैं इनसे भी पूछूं कि क्या हिंदुओं ने बौद्धों के मंदिर नहीं, स्तूप नहीं गिराए, और यहाँ कश्मीर के भी लोग क्या कल्याण की राजतंत्री जरा पढ़िए, मैंने तो पढ़ रखा है कि किस तरह से जैनियों के मंदिर और उसके बौद्धों के मंदिर गिराए गए। तो उस समय कौन से मुसलमान थे? माने मैं ये बहुत पूछना चाहिए कि फिर तीसरा सवाल ये कि ठीक है महाराज प्रतिशोध लीजिए, तो प्रतिशोध का रूप क्या होगा? ऐसा आपने आखिर में कहा कि बड़ा अहिंसा होना चाहिए। अरे ठीक है सर, तो प्रतिशोध का जरा बताइए, प्रतिशोध की सेना क्या होगी? क्या कोई सेना खड़ी करेंगे? मतलब क्या उसका कुछ तो हो तरीका बताइए कि साहब हम इतिहास के प्रतिशोध कौन से काल करेंगे? क्या आपस में ये राजपूताना, कि मैं तो राजस्थान का हूँ, किस तरह से राजपूताना में आपस में ये राजपूत लोग लड़ते रहे हैं, जम करके लड़ते रहे हैं। कर्नल कठोर राजस्थान जरा पढ़ लीजिए, एनल्स ऑफ राजस्थान, और उसमें पता लगेगा कि किस तरह से ये हिंदू राजा आपस में लड़ते रहे। क्या
उनसे कहेंगे। और तो और चलिए 1857 का हमारे इनके जो गुरु हैं वो ये अपने सावरकर जी, उनका 1857 का वो पढ़ लीजिए, उसमें किस तरह से राजा महाराजाओं ने गद्दारी की और अंग्रेजों का साथ दिया, जिसमें ग्वालियर भी है, पंजाब रेजिमेंट भी और बहुत सारी है। और उन्होंने खुद नहीं लिखा कि कौन राजा किस लिए करता था। अगर हमारी समय सारे राजा एक हो जाते तो हम अंग्रेजों को तभी भगा देते। ये तो सावरकर जी के 1857 में लिखा हुआ। वो तो सावरकर जी तो कोई लेफ्टिस्ट नहीं थे, वो तो आपके ही हैं। तो जरा मैं इनके युवकों से कहूंगा और डोभाल साहब से कहूंगा कि जरा अपना ही इतिहास पढ़ लीजिए। मैं इस बात को भी कैसे भूल जाऊं कि गुरु गोलवलकर ने अपने बेंच ऑफ थॉट में मेरे पास है, दिखा सकता हूं भी, उसमें कहा है कि भारत के 3 लोग दुश्मन हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन और लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट। 3 दुश्मन है भारत का। अरे भैया, या तो उस पूरी किताब को बिल्कुल खत्म कर दो, जरा उसका है ही नहीं, लेकिन अभी भी मिलती है। तो ये जो आपने अचानक प्रतिशोध की बात की, ये एब्रप्ट नहीं है, इसमें एक लंबी थिंकिंग है। क्योंकि इनके समझ में एक बात तो आ गई कि हिंदुत्व का एजेंडा जो होना चाहिए, जिसको रेस्पॉन्स मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। उसके लिए हमको SIR, दूसरे जो है चुनाव आयोग और कई तरीके के दूसरे हथकंडे अपना रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसलिए अब इसको फिर से एक नए ढंग से किया जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि 2-3 स्टेट बड़ी जबरदस्त है उनके लिए। पश्चिम बंगाल को जीतना, बिहार तो उन्होंने कर लिया जैसे तैसे, पश्चिम बंगाल उनके सामने एक ममता बनर्जी ने एक चुनौती तो पेश कर दी है। और जिस तरह से वो जो ईडी ने उनके ऊपर किया और जाके वो पहुंच गया, तो मैं कह रहा, तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल है, उधर केरल है, आसाम। तो आसाम में भी स्थिति कहते हैं कि बहुत बहुत सुरक्षित नहीं है। तो अब उनके सामने यही है कि हम ये कर दें। और एक और आज मैं भी देख रहा था, नेपाल में राजा को फिर से बुलाने की बात चल रही है, वहां पर एक आंदोलन हो रहा है। तो वो सामंतवादी जो प्रवृत्तियां, जिसमें आपका मनुस्मृति भी शामिल हो जाती है, कि हम भारत को उस दोजख में, उस नरक में धकेलना चाहते हैं। और उसके लिए बेचारे जो गरीब घर के बच्चे हैं, आपने 90,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। आपने कभी सोचा उनसे, मिस्टर डोभाल, आप सुरक्षा वाले हैं, आप कभी पूछते कि वो 90,000 स्कूल क्यों बंद हुए, सरकार ने क्यों बंद की है? इधर जम्मू का आप ले लीजिए, यानी आपने उस वैष्णव हॉस्पिटल कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज की आपने मान्यता इसलिए रद्द कर दी क्योंकि 50 में से 42 मुस्लिम थे और वो नीट से कंपटीशन से आए और 8 खाली हिंदू थे। अरे आप क्या पढ़ाना नहीं चाहते क्या लोगों को? या तो बेचारे मेडिकल कॉलेज की बहुत जरूरत है और आपने उसकी मान्यता ही रद्द कर दी। जरा डोभाल साहब, आप सुरक्षा सलाहकार हैं, कम से कम यही युवकों से कह दीजिए कि नहीं, हमें कोई कॉलेज बंद नहीं करना, हमें कोई स्कूल बंद नहीं करना, आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए, आप साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करिए। खाली हमारे प्रधानमंत्री त्रिशूल लेकर और डमरू लेकर के, अरे क्या मजाक हो रहा है यार। 21वीं सदी का भारत 140 करोड़ के प्रधानमंत्री है, एक प्रधानमंत्री के पास इतना समय कहां से आता है? क्या उसकी उनकी टेबल पर फाइलें नहीं है? आप डमरू बजाने चले जाते हैं, त्रिशूल बनाने चले जाते हैं। अरे एक आधुनिक राष्ट्र, थिरकते हुए लोकतंत्र के आप स्वामी हैं और इस तरीके की विदूषक का ऐसा काम कर रहे हैं, तो कम से कम सलाहकार साहब, आप जरा प्रधानमंत्री जी को यही सलाह देते हैं और युवकों को कहते कि नहीं, हमको एक वैज्ञानिक और तर्क संगत, विवेक संगत रास्ते की तरफ चलना है और अंधविश्वास से बचना। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। ये एक भोलापन नहीं है, एब्रप्ट नहीं है, इसकी पीछे एक लंबी रणनीति है। बिल्कुल बिल्कुल, लंबी रणनीति है, हम लोग वही बात कर रहे हैं। और आपने चुनावों की, मैं जाता हूँ इकबाल जी, आपको इंतजार बहुत करना। भगत सिंह पैदा तो हो पड़ोसियों के घर में, इनके घर में ना हो। भगत सिंह को ये चाहिए, but close it. That's the end. It's over. The third thing we should do is that we should not leave Operation Sindoor open-ended, but close it. That's the end. It's over. The third thing we should do is restart SARC. And the fourth thing we should do is undertake an uninterrupted and uninterruptible dialogue with Pakistan.
ये भी था। मैं और दोनों चीजें हैं, आप दोनों पर टिप्पणी कीजिएगा, जोशी जी आप भी, और मैं समअप करूंगा इकबाल जी पर। मैंने ये पहले भी पूछा कि ये जो आया है सुप्रीम कोर्ट वाला, और साथ में ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर था, छोटा सी एक क्लिप थी मेरे पास, वो एक इंटरव्यू दिया मणिशंकर अय्यर ने, अब उस पर कहीं कह रहे हैं कि भाई ये अब इसको समाप्त करके आप जाइए डायलॉग कीजिए, इससे रास्ता निकल सकता है। इस पे बड़ी बीजेपी बड़ा बवाल मचा रही है, बड़ा उसको नगवार गुजरा, होता ही है, पाकिस्तान की बात है और वो ना उछले। दोनों पर आपकी टिप्पणी। मैं एक तो एक छोटा सा ज्ञान, जो मिस्टर ज्ञानेश गुप्ता हैं, उनके संदर्भ में एक बात याद आ गई। ये जैसे उनको है ना पूरी तरह से सुरक्षा इम्यूनिटी दे दी गई, तो क्या उन्हें भारत का पुतिन और चीन का जिन साहब समझे कि जिन्हें पूरे जीवन भर के जब तक चाहें वो राष्ट्रपति रह सकते हैं, रूस में भी और चीन में भी। तो क्या हम मिस्टर ज्ञानेश गुप्ता जी को वो समझें, क्योंकि दिया तो मोदी जी नहीं है संसद से पास करा करके। तो मैं ये समझता हूँ ये अपने आप में निश्चित रूप से गंभीर मामला है, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने जो भी अभी शुक्ला जी ने कहा, मैं सब तो खैर थोड़ा बहुत स्वागत कर देते हैं कि शुरुआत तो हुई, कम से कम इस पर हलचल तो हो। मैं समझता हूँ उसको गंभीरता से लेना चाहिए, हर एक विवेकशील व्यक्ति को उसको सोचना चाहिए। दूसरी बात आपने जो पाकिस्तान के बारे में कही, देखिए डायलॉग तो करना ही चाहिए। पड़ोसी लोग कब तक आप मतलब एक दूसरे से नाराज बनते रहेंगे, शत्रु बनते रहेंगे, एक दूसरे को सोचते रहेंगे, देर सवेर तो आपको लाना ही पड़ेगा, नेगोशिएटिंग टेबल पे लाना पड़ेगा। हाँ ये है कि मौका कौन सा, समय कौन सा, लेकिन इसकी शुरुआत तो हो। लेकिन जब प्रतिशोध का नारा आप देंगे, उसमें तो शुरुआत जो भी करेंगे वो तो खटाई में पड़ जाएगी। इसलिए आपने जो, मैं तो डोभाल साहब के जो इस प्रतिशोध के जो उन्होंने वक्तव्य दिया है उसको पूरी तरह से खारिज करता हूँ। भयानक खतरनाक है और ये इससे कुछ भी हो सकता है, और ऐसे में फिर पाकिस्तान से कैसे आप बात कर सकते हैं, या पाकिस्तान आपसे कैसे बात कर सकता है, क्योंकि आप तो वो इस तरीके के नैरेटिव पे नैरेटिव बढ़े जा रहे हैं। डमरू आपके हाथ में है, त्रिशूल आपके हाथ में है, एक बड़ी, अगर मुझे इजाजत दें तो एक विदूषक जैसी स्थिति लगती है। अच्छा नहीं लगता है हमारे प्रधानमंत्री को कैसे, ये बहुत आधुनिक राष्ट्र है यार, कम से कम। तो मैं अंत में यही कहूंगा कि प्रतिशोध को गंभीरता से लेना चाहिए, बल्कि मैं तो चाहूंगा कि बड़ी विनम्रता के साथ डोभाल साहब से कहूंगा इस प्रतिशोध के शब्द को वापस लें। आप नौजवानों को आप जोश भरे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, जरूर भरिए, लेकिन प्रतिशोध जैसा इतिहास में जो हुआ उसको, उसका प्रतिशोध, ये शब्द अपने आप में बहुत घृणास्पद है। इसमें हिंसा अंदर छिपी हुई, हालांकि आपने कहा अहिंसक होना चाहिए। अरे अहिंसक तो वो आप बताइए, बता दीजिए कि भाई क्या गांधी जी की तरह होगा, सत्याग्रह करेंगे आप, क्या मस्जिद के आगे सत्याग्रह करेंगे, या चर्च के आगे सत्याग्रह करेंगे, या अनशन पे बैठेंगे? अब चलिए अहिंसा चलिए मानते हैं, अहिंसा की जरूरत, तो आप सब तरीका तो बताइए महाराज कि भाई गांधी जी के रास्ते पे चलो और उस माध्यम से इससे प्रतिशोध लेना हो तो लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लो। कम से कम आप अहिंसा का वो रोड मैप तो बताइए, प्रतिशोध का रोड मैप तो बताइए कि किस किस्म की है। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल भ्रामक स्थिति है। ये एक नैरेटिव पे नैरेटिव पूरे साल भर यही चलेगा, जैसा कि अभी शुरू में राजू साहब ने कहा कि कुछ इनका अल्टीमेट ये है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। और मेरे तो अंत में एक लाइन मैं उनसे पूछ सकता हूँ, मोहन भागवत जी से और हमारे मोदी जी से, कि जहां जहां थियोक्रेटिक स्टेट है, चाहे पाकिस्तान हो, ये ईरान हो, और चाहे ईरान हो और या अफगानिस्तान हो, क्या वहां पे समस्या हो गई? क्या वहां की बेरोजगारी, बेकारी दूर हो गई? कल को आप यहाँ पे हिंदुस्तान बनाने के बाद आप ये क्या सबको रोजगार दे देंगे?